नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रजनन योग्य जो नर पशु होता है, प्रजनन योग्य जो बुल है, ब्रीडिंग बुल, जो सांड जो हम डेयरी फार्म में रखते हैं, उसकी देखभाल व प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ब्रीडिंग बुल जो है उसकी देखभाल, प्रजनन योग्य सांड की देखभाल, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उसकी कैसे किस प्रकार से देखभाल की जा सकती है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो फार्म होता है उस फार्म का 50% उसकी जो जनरेशन आने वाली है उसका 50% भाग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नर के ऊपर। आप देखते हैं कि भाई किसी भी डेयरी फार्म के अंदर मान लो 50 गायें रखी हुई हैं, ठीक है, या 100 गायें रखी हुई हैं, तो 50 गायों पे सामान्यतः 1 या 100 गायों पे 2 या 3 नर जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है। तो एक तरफ तो देखो 100 गायें हैं और दूसरी तरफ क्या है? 2 या 3 नर पशु, और इन 100 गायों का 50% अगली जनरेशन में जाएगा और यहाँ पे ये 1 या 2 या 3 इनका 50% अगली जनरेशन में जाएगा। यानी इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। देखो आप, सिर्फ 2 पशुओं का 50% जेनेटिक भाग जो है उनके गुण जो है उनके 50% अगली जनरेशन में जाएंगे, जबकि इधर जो है 100 गायों का 50% गुण अगली जनरेशन में जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन 2 पशुओं की जो अच्छे से यदि हम चयन करके इनको रखें तो अगली पीढ़ी जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। हमें इनकी तरफ ध्यान देने के बजाय सिर्फ इनके ऊपर ध्यान देकर हम अगली पीढ़ी को अच्छे से सुधार सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 100 पशुओं का ध्यान देना है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 पशुओं का ध्यान देना है और यहाँ पे 100 पशुओं का आपको चयन करके और उनका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो डेयरी फार्म में जो बुल होता है या जो नर होता है वो उसकी बहुत अधिक महत्वता होती है और वो अच्छी क्वालिटी का आपका रखना चाहिए। इसीलिए उसका चयन जो है, उसका सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इस ब्रीडिंग जो बुल है उसका चयन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब उसका कैसे हम चयन करके और उसके बाद में उसकी क्या क्या देखभाल करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका सिलेक्शन, उसका चयन करना। चयन, जो ब्रीडिंग बुल है उसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमें 50 गायों में सिर्फ एक बुल का चयन करना है। तो अब जैसे जो 50 बछड़े बछड़ियां हुए, ठीक है, उनमें से मान लो 25 बछड़े हुए, उनमें से सिर्फ बछड़ियों में तो हमें 20 बछड़ियों को तैयार करना है, लेकिन बुल को कितने को तैयार करना है? सिर्फ और सिर्फ एक बुल को तैयार करना है। ठीक है। तो उसका 25 में से एक का चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आप चयन करेंगे? तो या तो हम अपने जो डेयरी फार्म में जो बछड़े जो पैदा हो रहे हैं उनकी सहायता से उनका चयन कर सकते हैं, या फिर हम क्या है किसी दूसरे डेयरी फार्म से अच्छे बुल का चुनाव करके उसका ला सकते हैं। ठीक है। तो चुनाव के जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं, किस प्रकार से इनका चयन जो है वो अलग अलग इनके सिलेक्शन के तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो है इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन का तात्पर्य क्या है कि हम उसकी जो कदकाठी और जो उस बुल है उसका शारीरिक बनावट, कदकाठी, ये चीजें जो है उसको देखकर और फिर उसका चयन जो वो करते हैं कि वो प्रजनन योग्य है या नहीं है। तो उसके लिए जो उसका बाह्य जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, उसकी जो है पूर्णतः जांच की जाती है कि वो नस्ल के प्रति सही है या नहीं है, अच्छी नस्ल का है, जिस नस्ल का हम चाह रहे हैं उस नस्ल के प्रति प्योर है या नहीं है, ये हम सेलेक्ट करते हैं। उसकी जो बाह्य बनावट है, ठीक है, वो सही है या नहीं है, पैर जो है वो मजबूत है या नहीं है, क्योंकि मैटिंग के दौरान पिछले पैरों की मजबूती बहुत आवश्यक होती है। और फिर उसके जो जन्नांग है, जो बाह्य जन्नांग है, बाहर से देखे जाने वाले जो जन्नांग है जिसमें पेनिस है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, ये उसका फील किया जाता है। कई बार आपको देखना पड़ता है कि जैसे क्रिप्टोर्किटिज्म क्या होता है
कि कई बार क्या होता है, टेस्टिस जो हैं वो उदर गुहा में ही रह जाते हैं और जो वृषण कोश में नहीं आ पाते। तो एक या दोनों टेस्टिस का उदर गुहा में ही रह जाना क्या कहलाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। तो वो स्थिति भी हमें जांच करनी है, और उसके जो पेनिस जो है उसका हमें जो जांच करनी है, ठीक है। तो इन स्थितियों को जांच करके और फिर हम उसका सिलेक्शन करके उसको हम लेके आते हैं। तो ये किस प्रकार का सिलेक्शन कहलाता है, जो इंडिविजुअल सिलेक्शन है वो कहलाता है कि हम उसका व्यक्तिगत चयन किस प्रकार से करते हैं। तो ये हम जब पशु बड़ा होता है तब उसका जो प्रारूप, उसकी शारीरिक बनावट है वो देखकर हम उसका चयन कर लेते हैं। नस्ल सही है, शारीरिक ढांचा उसका ठीक है, जन्नांग उसके सही हैं, तो हम उसको जो है सेलेक्ट करके और अच्छे जो नर पशु होंगे उनको सेलेक्ट करके और हमारे डेयरी फार्म में हम उसके लिए चुनाव उसका कर सकते हैं। दूसरा, पेडिग्री सिलेक्शन। सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई ठीक है, ये ठीक है बछड़ा, उसका इंडिविजुअल सिलेक्शन कर लिया कि वो बाह्य तरफ से देखने में सब ठीक है। उसके बाद में हम वंशावली चयन करते हैं। वंशावली चयन में हम देखते हैं कि जो उसके पूर्वज हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता किस प्रकार से रही है, डोसाइल है या विशियस है, ठीक है, ज्यादा आक्रामक तो नहीं है, ठीक है, या उनके कोई भी प्रजनन क्षमता से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है। ये सब चीजें जो है, यानी उसका वंश, यानी उसके जो पूर्वज है उनका जो है हमें देखना पड़ता है कि भाई उनका सिलेक्शन जो है, उनका जो प्रोडक्शन जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी बुल सेलेक्ट करके लाते हैं किसी दूसरे डेयरी फार्म में, या हम अपने ही डेयरी फार्म से किसी बुल बछड़े को सेलेक्ट कर रहे हैं, मेल काफ को, कि कौन से मेल काफ को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमने 50 हमारे पास मेल काफ है, ठीक है, और ये देखने में सभी हष्ट-पुष्ट हैं, सभी अच्छी हाइट के हैं, जैसे 6 माह के ये मेल काफ हैं, ठीक है, लेकिन इनका पूर्णतः इंडिविजुअल हमने देख लिया, इनको सही है। अब इनमें से हमें 1 या 2 मेल जो है उनको ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है, तो इनमें से किसको छांटेंगे, तो इनमें हम उन्हीं को छांटेंगे जिनकी मदर के मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन है वो अधिक था। तो जैसे इनमें 50 जो बछड़े बछड़ियां हैं उनमें से जिसकी मदर का जो दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक था, जैसे किसी का 40 से 45 लीटर था, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसी को ही अगली पीढ़ी के प्रजनन हेतु तैयार करेंगे। प्रजनन योग्य सांड के लिए उसका चयन उसका किया जाता है। तो ये कहलाता है पेडिग्री सिलेक्शन, कि उसके मदर के दुग्ध उत्पादन देखते हैं, उसके जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है, उनके जो दुग्ध उत्पादन है उनकी सूची हम देखते हैं कि कौन से पशु के जो पूर्वज हैं उनके दुग्ध उत्पादन, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी जो डेयरी फार्म है उसमें मुख्यतः दुग्ध उत्पादन ही होता है, तो उस उत्पादन किसका सर्वाधिक था, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरे जो लक्षण हैं जैसे कि पालतूपन है, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो परफॉर्मेंस है वो भी उसकी देखी जाती है। तो ये सारी चीजें देखकर और पूर्वजों की और उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन। तीसरा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कहलाता है फैमिली सिलेक्शन। तो ये भी एक प्रकार से पेडिग्री, इसमें तो हम पूर्वजों के बारे में देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, उसके जो फैमिली का मतलब क्या है, जो हमारे बछड़ा हुआ है उसकी माँ के जो पहले की जो बछड़ियां हैं हम उनका दुग्ध उत्पादन देखते हैं कि उनका कैसा रहा है, ठीक है। यदि उनके पहले कोई बछड़ियां पैदा हो चुकी हैं, यानी जो बुल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कोई सिस्टर हैं, जो सिस्टर काफ है, उनका हम देखते हैं कि भाई उनका दुग्ध उत्पादन कितना रहा है, उनकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उसके आधार पर हम इसका सिलेक्शन करते हैं। तो उसी के अनुरूप उसका सिलेक्शन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फैमिली सिलेक्शन, परिवार चयन, ठीक है। और एक जो है चौथा और काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति चयन।
संतति चयन का क्या तात्पर्य है, जब बुल जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, किसी एक डेयरी फार्म में हमने बुल रखा हुआ है, उसकी संततियां पैदा हो चुकी हैं और वो प्रोडक्शन के अंदर है। जैसे मान लो कोई बुल है, उसकी जो बछड़ियां हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोड्यूशन है, उनके 35 से 40 लीटर जो बछड़ियों के दुग्ध उत्पादन हो रहा है, तो हम अगर उसको सेलेक्ट करने जाएंगे तो बिल्कुल बिना आंग मूंदे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका जो भाई चयन का तात्पर्य क्या है, चयन का तात्पर्य यही है कि हम उसको आगे आने वाली पीढ़ी के जो गुण हैं वो बहुत अच्छे हों उसके अंदर। लेकिन हमें अगर साफ स्पष्ट दिख ही रहे हैं, उसकी संतति में अगर हमें गुण दिख रहे हैं, तब हम उसको चयन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मान लो दूसरी डेयरी फार्म में हम चयन करके लड़ने जाते हैं तो वहां पे हम देख रहे हैं उसकी जो बछड़ियां हैं वो बहुत ही अच्छी मिल्क प्रोड्यूशन है, 40-40 लीटर उनके प्रोडक्शन हो रहा है सभी बछड़ियों के। तो ऐसी स्थिति में हमें चयन करने में उसकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हम उसका संतति का प्रोडक्शन देख ही चुके हैं। और ये तो हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंतर्गत जो गुण हैं, उन पीढ़ी के अंदर जो उत्पादन के गुण हैं वो अधिक होने चाहिए, और वो हम उसको स्पष्ट देख रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है कि उसकी जो संतति है उनके आधार पे हम उसका चयन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेनी टेस्टिंग जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि हम उसको संतति को देख पा रहे हैं उसको, ठीक है, और उसके आधार पर चयन करते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूरेट जो है चयन का एक तरीका। तो ये विभिन्न चयन के तरीके हैं जिनके आधार पे हम उस ब्रीडिंग बुल की जो है वो एक प्रकार से उसका चुनाव कर सकते हैं, और उसको हम हमारे जो फार्म है उसके लिए देख सकते हैं कि भाई ये हमें रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो जो सांड है प्रजनन योग्य बुल जो है उसका चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी फार्म है, कोई भी डेयरी फार्म या कोई भी पोल्ट्री या कोई भी जो पिग फार्म है, गोट फार्म है, हॉर्स फार्म है, ठीक है, उन फार्म के अंदर जो है बुल या जो मेल है उसकी 50% भूमिका उस मेल की होती है, ठीक है ना। इसलिए उसका चुनाव करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हो घोड़ा फार्म, उनको बोला ही जाता है स्टड फार्म। स्टड मीन्स घोड़ा, यानी वहाँ का जो मेल है वो उसी के नाम से ही मतलब एक प्रकार से वो फार्म है। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो 50% उसकी जो संतति के अंदर 50% उसकी जो भागीदारी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं उनके जो गुणों के लिए। तो इसलिए मेल का चुनाव करना बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि फीमेल का भी करना है, लेकिन मेल का हमें देख लो उसकी बजाय कई गुना अधिक कॉशियस होकर उसका चुनाव जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो काफ पैदा हो गए थे उन्हीं में से अगर हमें करना है जो मेल काफ है, तो मेल काफ जो है हम लगभग 6 माह की उम्र तक तो उनको फीमेल और मेल को साथ में रखते हैं। 6 माह के बाद में जो मेल काफ है उनको सेपरेट कर दिया जाता है और फीमेल काफ को अलग सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इन मेल काफ में से जो हमें तैयार करने हैं ब्रीडिंग के लिए उनका चयन किया जाता है और उनके वो ब्रीडिंग बुल के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। उनकी ब्रीडिंग बुल के लिए देखभाल की जाती है, और जो शेष है चयन के बाद में जो शेष बच्चे हैं उनका क्या कर दिया जाता है, बदियाकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो यदि मान लो जैसे हम गोट फार्म वगैरह कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो उनका मांस के लिए या जो बफेलो फार्म है उनमें मांस के लिए हम उनका जो काम में ले सकते हैं, बदियाकरण करने के पश्चात उनको मीट पर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है। और इन्हें जो है जिनका हम चयन कर रहे हैं प्रजनन के लिए उनको प्रजनन के काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस ब्रीडिंग बुल की क्या हमें देखभाल करनी होती है, क्या क्या इसकी जो देखभाल के जो मुख्य बिंदु हैं वो ध्यान रखने में। तो जो ब्रीडिंग योग्य जो बुल है हमने चयन कर लिया कि इस बछड़े को हमें तैयार करना है, ठीक है। अब उसको क्या है कि ब्रीडिंग के लिए तैयार करने के लिए एक तो हमने उसकी चयन करके उसकी जो वंशावली और उसके आधार पर हमने चयन कर लिया, फैमिली सिलेक्शन कर लिया, खुद को भी इंडिविजुअली हमने उसको देख लिया, उसके आधार पर हमने इसका चयन कर लिया सबसे पहले, और जो बेस्ट है उसको हम पाल रहे हैं, ठीक है। अब
इसकी जो मैनेजमेंट की प्रबंधन की जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो हमने उसमें देख लिया था काफ के अंदर ही कि भाई उनकी जो टैगिंग कर दी है हमने, ताकि उसका पहचान एक विशिष्ट पहचान उसकी बनी रहे, ठीक है, वो हमने कर ही दिया है। इसके साथ ही साथ पहचान तो हमने वहां पे पढ़ी ली थी, इसके साथ ही साथ हम जो इसकी डी बडिंग जरूर करके रखते हैं, ठीक है, डी बडिंग। उससे क्या होगा, उसके सींग नहीं आएंगे, और सींग नहीं आने से क्या होगा, उसका कंट्रोल करना आसान होगा। तीसरा, इसके कंट्रोल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है नोज के अंदर रिंग पहनाना। नाक के अंदर छल्ला डाला जाता है और उसकी सहायता से ये काबू में आ सकता है, और ये लगभग आप 6 से 8 माह की उम्र के अंदर ये कर सकते हैं। रिंगिंग जो है वो कर दी जाती है। और इसके लिए क्या करना, आपको जो नर पशु है उसके यहाँ पे आप देखते हो ये क्या है, नोस्ट्रिल्स है, नासा छिद्र है, और यहाँ पे दोनों तरफ के नासा छिद्रों के बीच में एक नेजल सेप्टम होता है, ठीक है, एक जो है बीच के अंदर जो परत होती है उसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम में क्या किया जाता है, ट्रोकार कैनोला की सहायता से छेद किया जाता है, और एक जो इस प्रकार की रिंग बनी हुई होती है, ये धातु की बनी हो सकती है, कॉपर वगैरह की, एल्यूमिनियम की इनकी बनी हुई हो सकती है ये रिंग, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे भी जोड़ है। इस स्क्रू को खोलेंगे हम, खोलने से ये क्या होगा, इस प्रकार से ये रिंग होगी, इस प्रकार की रिंग है ये, ठीक है, और ये स्क्रू को खोलने से, यहाँ से स्क्रू खोला तो ये ऐसे खुल जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से ये खुल जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पे इसके वो स्क्रू वाला जो है वो। अब हम इस छेद में से इसको पार करते हैं और इसके अंदर इसको पहना दिया जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे वो जो स्क्रू है उसको वापस हम इसको कस देते हैं। इस प्रकार से ये रिंग जो है वो पहनाई जाती है। शुरुआत में हम जब इसको पहनाते हैं तो थोड़ी छोटी रिंग पहनाते हैं, लगभग 2 से 2.5 इंच व्यास की रिंग पहनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है 2 वर्ष की उम्र के बाद में इसकी रिंग जो है वो चेंज कर दी जाती है और वो लगभग 4 इंच व्यास की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके जो कंट्रोल के लिए, इससे क्या होता है, ये कंट्रोल जो है पशु बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम ये नोज रिंग इसकी जो नाक के अंदर जो है वो डाल देते हैं ताकि पशु इजीली कंट्रोल हो जाए। और हमारे जैसे सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम क्या करते हैं, इसको अंदर निकाल के और एक इस प्रकार से ये जो कॉटन की रस्सी के इस प्रकार से जिसको हम बोलते हैं ना नाथ, ये कानों के पीछे से यहाँ पे ऐसे बांध दी जाती है, ठीक है, सींगों के पीछे की तरफ से। तो ये हम एक प्रकार से ये नोज रिंग का ही प्रकार है जिसको हम कॉटन की रस्सी की सहायता से नाक के अंदर छेद निकाल के, तो इससे भी पशु जो वो काफी अच्छे से कंट्रोल में हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके जो इम्पोर्टेंट है पोषण की, तो ब्रीडिंग बुल जो है उसको हमें किस काम में लेना, प्रजनन के, और प्रजनन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, उसके लिए भी उसको पोषण जो है वो इम्पोर्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो लगभग इसको क्या है कि इसके फीड आहार के अंदर लगभग 15% DCP, 12 से 15% DCP और लगभग 70% TDN वैल्यू का जो पोषण होना चाहिए। और जो थंब रूल हमने पढ़ चुके हैं उसके आधार पे हम इसको शरीर भार का 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क भार इसको आहार के रूप में देना पड़ता है, ठीक है। और आहार जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए। इसके लिए 15% DCP और 70% TDN कम से कम इसके आहार के अंतर्गत जरूर होने चाहिए, ठीक है। और विभिन्न जो पोषक तत्व हैं, पोषक आहार जो है वो उसको हमेशा प्रोवाइड करवाना चाहिए। हरा चारा और साफ पानी ये भी इसको जो है प्रोवाइड इसको करवाना चाहिए, क्योंकि प्रजनन के अंतर्गत ये काम आ रहा है। तो वहाँ पे इसको जो है
पोषक तत्वों की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, ये प्रजनन नहीं कर पाएगा, और प्रजनन नहीं कर पाएगा तो ऐसा बुल जो है वो अपने काम में गाय नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि यदि इसके वीर्य के अंदर जो है शुक्राणुओं की मात्रा कम बन रही है या मरे हुए शुक्राणु ज़्यादा उत्पादित हो रहे हैं, तो ऐसा जो बुल है वो क्या करता है, इनफर्टिलिटी ज़्यादा फैलाएगा, इनफर्टाइल होगा और कोई काम का नहीं होगा। तो ये अगर मान लो पोषण के कारण है तो उसका पोषण इसीलिए बहुत अच्छा रखा जाता है, और जो ब्रीडिंग बुल है उसको हमेशा जो आहार देना चाहिए वो बहुत ही पोषक तत्वों युक्त हो और संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व इसके आहार में होने चाहिए। ठीक है, और इसको मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त जैसे 2 से 3 किलोग्राम अतिरिक्त कंसंट्रेट जरूर देना चाहिए, ताकि इसका प्रजनन क्रिया जो है वो आसानी से इसकी बनी रहे। ठीक है, इसके बाद में हम आवास की बात करते हैं। तो जो ब्रीडिंग योग्य जो बुल हो जाता है उसको अलग रखा जाता है बुल शेड के अंदर। यहाँ पे इनके अलग से आवास व्यवस्था की जाती है, तो गायों का बाड़ा होता है उससे अलग इसको रखा जाता है, और कम से कम ये 150 से 200 स्क्वायर फीट बड़ा होता है, और यहीं पे इसके जो चारे पानी की और व्यवस्था जो है वो की जाती है। नाद बनी होती है जिसमें साफ पानी हमेशा भरा रहता है, और साथ ही साथ चारे के लिए भी अलग से एक मेंजर इसकी होती है जिसके अंदर चारा इसको डाला जाता है। हरा चारा भी इसको अच्छे से प्रोवाइड करवाना चाहिए, और इसको कंसंट्रेट जो है वो 2 से 3 किलोग्राम अतिरिक्त कंसंट्रेट जो है वो उसको देना चाहिए, ताकि इसकी प्रजनन योग्य क्षमता जो है वो बनी हुई रहे। ठीक है, इसके अलावा हम एक जो इम्पोर्टेंट इसकी है कि एक्सरसाइज, प्रजनन योग्य जो सांड है वो बहुत अधिक फैटी नहीं हो जाए, मोटे नहीं हो जाए, इनके लिए उनकी रेगुलर नियमित रूप से उनका व्यायाम करवाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए डेयरी फार्म में बुल एक्सरसाइज बने हुए होते हैं, और उनके बांध दिया जाता है और उनके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, या उन्हें किसी काम में हम उसको ले सकते हैं। तो ये नियमित व्यायाम उनका करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, और इन प्रक्रियाओं की वजह से ही उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो सुचारू रूप से बनी हुई ही रहती है। ठीक है, अब जो हम डेयरी फार्म से अपने जो काफ है उनको जो ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं, तो उनके लिए जो मेटिंग के लिए उनके ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। उनको प्रजनन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जैसे ही वो 1.5 से 2 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, ठीक है, 18 माह की उम्र के पश्चात, ठीक है, उन्हें जो है दूसरे जो काउज है उनके ऊपर माउंट करना ये सिखाया जाता है। ठीक है, और ये जो है 2 से 3 वर्ष के अंतर्गत उनको जो छोटी हीफर्स है उनके अंदर काम में लिया जाता है, और ये 3 वर्ष के बाद में जो बड़े जो काउज हैं उनके ऊपर जो है काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हफ्ते में 1 सप्ताह में 2 बार इनकी जो है वो प्रजनन में इनको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, बड़े जो हैं उनको सप्ताह में 2 बार, और जो छोटे हैं जो 18 माह से ये कहीं हम 2 वर्ष की उम्र के हैं उनको सप्ताह में 1 बार जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, मीटिंग के काम में लिया जा सकता है। जब बड़े हो जाते हैं 3 वर्ष की आयु के बाद में इनको सप्ताह में 2 बार हम इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग के कार्य के लिए इनको पहले विशिष्ट जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। इसके बाद हम देखें इनकी जो साफ सफाई है उसका पूरा ध्यान दिया जाता है। इनकी नियमित रूप से ग्रूमिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, एक तरह से मालिश इनकी जो ग्रूमिंग जो है वो नियमित रूप से की जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इनका कोट है उसकी शाइनिंग बनी रहे। ठीक है, जो प्रीप्यूस है उस प्रीप्यूस की भी जो है साफ सफाई रखी जाती है। वहाँ से जो
बाल वगैरह हैं उनको नियमित रूप से जो है वो हटा दिए जाते हैं और वहाँ की जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखा जाता है, ताकि दूसरी जब किसी हम गाय से इसकी मीटिंग करवा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण जो है वो नहीं जा पाए। ठीक है, तो उसकी नियमित रूप से देखभाल उसकी की जाती है और ग्रूमिंग की जाती है। हूफ अगर ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उन हूफ की भी ट्रिमिंग जो है वो की जाती है, हूफ को भी काट के और उनकी ट्रिमिंग जो है वो इसको की जाती है। और प्रीप्यूस है उसकी भी आपको जो है साफ सफाई उसका पूर्ण ध्यान रखा जाता है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो दूसरी गायों में नहीं फैले। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनकी जो ब्रीडिंग योग्य जो बुल हैं उनकी देखभाल जो है वो की जाती है, क्योंकि ये बुल जो हैं वो किसी भी फार्म का 50% उसकी फार्म की एक प्रकार से स्ट्रेंथ होते हैं, उसकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका 50% हिस्सा जो है वो ब्रीडिंग बुल जो है वही रहते हैं। तो उनको नियमित रूप से उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यकता है और सबसे पहले उनका जो चुनाव है, उनका चयन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि चयन बेहतर होगा तभी जो है हमारे जो डेयरी फार्म है उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो संतति है वो अच्छी पैदा होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ब्रीडिंग बुल की देखभाल जो वो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।